अब तक इससे पहले वो 3 लड़कियों को मौत के घाट तो उतार चुका था, लेकिन बीनी का मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि शाहजहाँपुर के इस कस्बे में उससे सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि उसने अपनी तमाम तर जमा पूंजी इकट्ठा जो की थी उससे एक लकड़ी का खूबसूरत घर खरीद लिया था। और अब वो आज़ाद पंछी नहीं था, क्योंकि अब वो बंदिश में हो चुका था और वो पहले तो वहाँ से फरार होकर दूसरी जगह घर ले लिया करता था, क्योंकि वो किराए से रहता था। लेकिन अब उसने अपनी तमाम तर जमा पूंजी इस घर को खरीदने में लगा दी थी। अब उसे बस यही चिंता खाई जा रही थी कि अगर अब हालात बिगड़ गए और कुछ ऊंच नीच हो गई तो वो कैसे यहाँ से फरार होगा अपनी जमा पूंजी को छोड़कर। और अगर वो वहाँ से फरार होने की कोशिश करता है तो उसे अपनी जायदाद की यानी अपने इकलौती जमा पूंजी की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन उसे अपने दिफा पर मुकम्मल भरोसा हो चुका था और उसे यकीन था कि वो अपने हालात को अपने काबू में करने की कोशिशें तो कर ही सकता है और अपने हालात को काबू कर ही लेगा। लेकिन वहाँ से फरार होना उसके लिए अब मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये उसकी इकलौती जमा पूंजी थी जो इस घर में लगी हुई थी। इसलिए वो पूरी तरह से चाल तैयार कर चुका था कि अब बीनी का खात्मा होना बेहद ज़रूरी है, यानी कि बीनी को मारना अब हमारे लिए ज़रूरी हो चुका है। और वो भी उसके घर से काफ़ी दूर, इतना दूर कि जहाँ से इस पर किसी को शक ना हो और पिछले केस की तरह नादिर फिर से बचकर बाहर निकल जाए इस मामले से। ये सदाकत थी कि बीनी हामला यानी कि प्रेग्नेंट थी, लेकिन कुछ केस की तरह और पिछले केस की तरह कुछ कस्बे के लोग इनके मेल मिलायम से बिल्कुल ज़रा आगाह थे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो गवाही देने की पोजीशन में तो नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों को मालूम तो था कि बीनी और नादिर के बीच में कुछ ना कुछ लफड़ा ज़रूर है। बहरहाल बीनी दिन के 5 घंटे नादिर के हमरा ही गुजारती थी, इसीलिए शक की सिमत सबसे पहले नादिर के ऊपर ही आनी थी, क्योंकि बीनी सबसे ज़्यादा नादिर के साथ ही बाहर वक्त गुजारती थी। और अगर कुछ ऊंच नीच होती है या हमला का मामला सामने आता है तो फिर सबसे पहला शक नादिर पर ही जाएगा। और अगर पोस्टमार्टम होगा तो नादिर को ये मालूम था कि शक की सुई उसके ऊपर आकर ही रुक जाएगी। और सब पुलिस वाले फितरतन एक जैसे नहीं होते। उसने सोचा कि हो सकता है कि शाहजहाँपुर के इस कस्बे का पुलिस इंस्पेक्टर दिमागी तौर पर इतना तेज तर्रार ना हो जितना कि पहले कस्बे का था। इसीलिए उसे अपनी साजिश, अपनी चाल का आगाज करने में कोई भी शक, कोई भी शुबह बाकी नहीं रहा था। तभी नादिर ने मुख्तलिफ अंदाज में करवट बदली और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। दूसरी सुबह जब उसकी आंख खुली तो बारिश तो तूफानी अंदाज में बरसती जा रही थी, बिजली कड़क रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा उफान पर था और बहुत ज़्यादा खौफनाक भी था, क्योंकि बारिश मूसलाधार तरीके से बरसे जा रही थी। और नादिर का लकड़ी का घर साहिल यानी कि दरिया के किनारे के बिल्कुल करीब वाक़ था और उस दरिया में तुगयानी की कैफे भी नुमाया थी और उसकी सरकश लहरें उसके घर दीवार तक आने की भी कोशिशें कर रही थी। अब जो है नादिर बहुत ज़्यादा खौफ में था, क्योंकि इधर अगर तूफान ना रुका तो उसका घर पूरी तरह से तहस नहस भी हो सकता था। इसके बाद नादिर नाश्ता करने के बाद तहखाने की जानिब चल दिया अपना बकाया काम को कंप्लीट करने के लिए। और अब चौथी कश्ती निस्ब के करीब मुकम्मल हो चुकी थी, यानी कि वो भी ना के बराबर बची थी मुकम्मल होने में। वो लकड़ियों को जोड़ने का काम तहखाने के अंदर करता था और फिर उन कश्तियों के हिस्सों को जोड़ने का काम साहिल यानी कि दरिया के किनारे तकमील पाता था। उसने उसके बाद तहखाने में जैसे ही दाखिल हुआ अपने हथियारों को उठाया, अपने औजारों को उठाया और उसने कश्ती का काम करना शुरू भी कर दिया। तकरीबन 11 बजे करीब उसे सीढ़ियों पर कदमों की चाप सुनाई देने लगी और तभी बीनी खौफजदा चेहरा लिए सीढ़ियां उतरकर तहखाने में दाखिल हो गई। उसके चेहरे पर खौफ नुमाया था और उसका चेहरा बहुत खौफजदा लग रहा था। और फिर खौफजदा लहजे में ही उसने नादिर से कहा कि दरिया तूफानी कैफियत की आखिरी हद पर है और वो तूफानी कैफियत इख्तियार कर चुका है और तुम्हारा घर दरिया के किनारे के करीब ही है नादिर। खुदा ना खास्ता पानी की ये सरकश लहरें तुम्हारे घर को या फिर तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे नादिर। तुम्हें फौरन से बेशतर इस घर को खाली कर देना चाहिए। तभी नादिर ने मुस्कुराकर बीनी को जवाब दिया, मेरी जान, कश्ती बनाने वाला तरकान पानी से नहीं डरा करता है। उसके बाद नादिर कहने लगा, बीनी क्या तुम्हें तैरना आता है? तो बीनी ने इनकार में सर हिला दिया कि मुझे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता। फिर बिल्कुल ही अचानक नादिर के दिमाग में एक तरकीब नमूदार हुई जो अपनी साजिश के तहत वो करना चाहता था और उसने बदअस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, कमाल है, एक मछुआरे की लड़की को तैरना भी नहीं आता। बड़ी ताज्जुब की बात है ये। कमाल है भाई, अगर कभी तुम्हारा समुद्र में जाने का इत्तेफाक हो तब तुम क्या करोगी बीनी? तुम कैसे बचोगी अगर समुद्र में कभी तूफान आ गया? इस दफा बीनी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया कि नादिर, मैं कभी समुद्र में जाने की हिमाकत ही नहीं करूंगी। तभी नादिर बोला, यकीनन तुम अक्लमंद हो, चलो आओ फिर बाहर जाकर दरिया की तुगयानी को नापते हैं और हम जाकर देखते हैं कि ये तूफान क्या कुछ बहा सकता है। बीनी ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद
तहखाने से बाहर की ओर चल दी। तभी नादिर ने लकड़ी की मेज पर पड़ी हुई तहखाने की चाबियां उठाई और सीढ़ियां चढ़कर वो दरवाजे से बाहर निकल आया। दरवाजे के बाहर बीनी उसकी मुंतजिर थी, उसका इंतजार कर रही थी कि कब नादिर बाहर आए और हम दरिया की तुगयानी को देखने जाए। तभी नादिर ने तहखाने की चाबियां बीनी को थमाते हुए कहा, ये चाबियां अपनी जेब में रख लो तुम बीनी। बीनी ने तहफीमी निगाहों के साथ नादिर की जानिब देखा, लेकिन उसने उससे पूछा कुछ भी नहीं कि उसने चाबियां क्यों दी और उसका मकसद क्या है इसके पीछे। तभी नादिर बोला, दरअसल मुझे कुछ दिनों से भूलने की बीमारी लाहक हो गई है बीनी। अपने हाथों से रखी हुई चीजें ही मैं भूल जाता हूँ बीनी, इतना ज्यादा भुलक्कड़ हो चुका हूँ मैं। अगर चाबी तुम्हारे पास रहेगी तो मुझे याद रहेगी कि हाँ, चाबी तुम्हारे पास ही है। बीनी ने भी इस बात में सर हिला दिया। उसके बाद बीनी और नादिर दोनों घर से भी बाहर निकल आए। बाहर दरिया की लहरें घर के दीवारों से कुछ ही दूरों पर थी। तभी नादिर बोला, ये तो वाकई खतरनाक सूरत हाल है बीनी। नादिर ने परेशान लहजे में बीनी की जानिब देखते हुए कहा था। उसके बाद नादिर बोला, लेकिन बीनी मैं इस तूफानी कैफियत से लुत्फ अंदोज होना चाहता हूँ। बीनी के यहाँ पर कोई ऐसा मुकाम नहीं है जहाँ से तमाम समंदर साफ साफ दिखाई दे, ये तमाम दरिया मुझे साफ साफ दिखाई दे। बीनी ने भी इस बात में सर हिलाया, हाँ में सर हिलाया और बोली, ऐसे एक मुकाम से मैं वाकफियत रखती हूँ, लेकिन नादिर बारिश इतनी ज़्यादा तेज है और मूसलाधार है कि बारिश की बिना पर वहाँ पहुँचना मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। चट्टानें क्योंकि वहाँ पर जो मौजूद हैं वो फिसलने वाली हैं और वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश में जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि चट्टानों से अगर गिर कर कोई नीचे आ जाए तो उसकी मौत तो पक्की है। नादिर ने सारी बातें सुनी और उसके मन में अब आ चुका था कि बीनी को वहां ले जाकर ही ठिकाने लगाना ठीक रहेगा। तो उसने कहा, बीनी लेकिन मैं तो वहां पर जाना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है और मेरा ज़ौक है, अब मैं तो वहां पर जाना ही चाहता हूँ। और बीनी तुम यूँ समझ लो कि तुम्हारा आज इम्तिहान है। आज के दिन मुझे पूरे कस्बे की सैर कराने का और वो जगह दिखाने का जहाँ से ये तमाम दरिया साफ साफ नजर आता है। चलो अब मुझे उस मुकाम की जानिब ले चलो। बीनी ने हस्बे मामूल इस्बात में सर भी हिला दिया और किनारे किनारे चलने लगी और उसके बाद वो दोनों संगलाक चट्टानों की जानिब चल पड़े। चट्टानें वाकई में पानी की हद से ज़्यादा गुजरने की वजह से फिसलान टाइप हो चुकी थी, यानी कि उस पर कोई पाँव रखे और फिसल जाए, लेकिन उन पर चढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था और उन्हें उस मुकाम पर ऊपर चढ़ने के लिए तकरीबन आधा घंटा लग गया। पहाड़ की चोटी से झाग उड़ाती हुई दरिया साफ साफ दिखाई दे रही थी और यहाँ पर हवा की शिद्दत में दुगना नहीं बल्कि तिगना इजाफा हो चुका था। और तुगयानी का आलम यह था कि नीचे देखते ही दिमाग में चक्कर आने शुरू हो जाते थे। बीनी ने पोलरी लेते हुए नादिर को सारी बातें बताई और उसने बताया कि आज से कुछ अरसा पहले यहाँ से कस्बे की एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी और उसकी लाश 3 दिनों के बाद दस्तयाब हो चुकी थी और वो भी कटी पिटी, जिसे आधी से ज्यादा तो मछलियों ने ही खा लिया था। और नादिर मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं, अगर तुमने इस दरिया का जायजा ले लिया हो तो नादिर आओ हम फिर वापस चलते हैं। तभी नादिर ने सख्त लहजे में कहा, ठहरो 1 मिनट, तहखाने की चाबियां तुम्हारी जेब में मौजूद हैं। तो बीनी ने इस बात में सर हिलाया कि हाँ मेरे जेब में ही है। नादिर कहने लगा, इन्हें स्वेटर की जेब में डालकर मजबूती के साथ बंद कर लो ताकि ये कहीं खो ना जाए। तभी बीनी कहने लगी, तुम चाबी के मुतालिक इतने ज्यादा फिक्रमंद क्यों हो नादिर? तो वो कहने लगा, मैंने उन्हें बड़ा संभाल कर रखा है। और इतना कहकर जैसे ही बीनी ने चाबी हाथ में निकाली तो नादिर ने आगे बढ़कर उसके हाथ में से चाबी छीन ली, फिर उसको स्वेटर की जेब में डालकर जिप को मजबूती के साथ बंद कर दिया और कहने लगा, अब ये महफूज है। अगर तुम समुद्र में जाओगी तो समुद्र का पानी भी इसे बाहर नहीं निकाल पाएगा। क्या ख्याल है बीनी तुम्हारा? तो बीनी ने हैरत भरी निगाहों से नादिर की तरफ देखा कि भला मैं क्यों समुद्र में गिरने लगी नादिर, मुझे तो पानी से बहुत खौफ महसूस होता है। नादिर कहने लगा, तुम्हारा तो पाँव भी फिसल सकता है ना बीनी? नादिर ने आगे बढ़ते हुए कहा और फिर फुर्ती के साथ नादिर ने बीनी को गोद में उठाया तो वो हंसते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो नादिर? क्या मुझे पहाड़ी से नीचे फेंकने का इरादा है? और वो जोर से हंसने लगी मजाक करते हुए। तभी नादिर ने भी हंसते हुए कहा, बेशक बीनी मेरा यही इरादा है, और आगे बढ़कर उसे पहाड़ी से नीचे की जानिब धकेलने लगा। अब की बार तो बीनी शिद्दत खौफ से चिल्ला उठी, ऐसा मत करो नादिर। और वो रो देने वाले लहजे में बोली, मुझे गहराई से खौफ महसूस होता है नादिर। तभी नादिर बोला, तुम्हारे सब खौफ कुछ देर में दूर होने वाले हैं बीनी। नादिर का लहजा बहुत ज्यादा सख्त था। फिर उसने झटके के साथ बीनी की कमर से हाथ खींच लिए और फुर्ती के साथ वो पीछे हट गया और जोरदार चीख की आवाज से माहौल गूंज उठा और बीनी का तमाम जिस्म खौफ के मानिंद नीचे दरिया की ओर गिरता ही चला गया और उसके बाद खामोशी तारी हो गई। तभी नादिर ने एक मुसर्रत अंदाज में एक जोरदार हंसने लगा, कहकहा लगाया और फिर जोरदार आवाज में कहने लगा, मैं आज़ादी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कैद में रहना मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है। और बीनी बेचारी दरिया में
इतनी ऊपर चट्टानों से गिरकर पता नहीं कहाँ थी। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।